नमस्कार, उत्तराखंड खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर से नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एआई हर क्षेत्र में प्रभावी हो चुका है और इसे समझना जरूरी है। साथ ही राज्य में बारिश और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री ने खुद मौके पर जाकर राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं, जिससे आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य की सक्रियता स्पष्ट दिखाई दे रही है। शाम से ही काफी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग अ, कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को ठीक करें। प्रधानमंत्री जी ने भी आज से संपर्क किया सर। जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल ही आज पूरी जानकारी ली है और चिंता भी प्रकट की है और हर संभव सहायता का भी उन्होंने हमको भरोसा दिया है। गृह मंत्री जी ने भी जो है हमको फोन करके उन्होंने भी जो है पूरी इस स्थिति की जानकारी ली है। स्वावलंबन अभियान का प्रति देहरादून की क्षेत्रधारा में बादल फटने के बाद हालत गंभीर बने हुए हैं। मुख्य बाजार में गिरे मलबे से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जेसीबी मशीनों से लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। वही रेस्क्यू टीमें घरों और होटलों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं। लगातार बारिश से राहत कार्य और मुश्किल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर डटे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से इलाके में आवाजाही से बचें, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। और करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, बताइएगा बता स्थिति क्या बनी हुई है और किस तरह से वहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है, किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? जी, बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये आपदा आई है और आपदा में लगातार जो नुकसान देखने को मिला है, उसी को लेकर जिला प्रशासन और शासन और यहाँ तक कि जो सरकार के मंत्री वो भी पहुँच गए हैं, वो भी अपने देख रेख में वहाँ पे मौजूद हैं। और जो प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से कई जगह से जो रोडें जो वहाँ पे जो मार्ग है वो बाधित हुआ है, जो आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो किसी तरीके से वहां तक पहुंच रहे हैं। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में ही जिले के कप्तान और जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं, वो भी वहां पे जायजा ले रहे हैं। और क्योंकि देहरादून के कई क्षेत्रों में ये आपदा आई है, तो उसको लेकर के कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो अब वो वहाँ पे भी पहुंचे हैं और वहाँ का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले बता दें जिस तरीके से अभी एनडीआरएफ के जो वहाँ पे सीओ थे, उन्होंने बताया था, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी वहां पहुंच जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। उधर जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आर्मी से भी बात की है कि आर्मी वाले भी वहां पे हेल्प करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही जिस तरीके से अभी पानी का बहाव बहुत तेज है, तो जो पुल क्षतिग्रस्त जहाँ पे मैं बादल फटा है, तो वहाँ पे जो गाँव है, गाँव के लोग अभी उसी गाँव में फंसे हुए हैं। और जो मलबा बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब वहाँ पहुंचने की अभी काफी प्रयास कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां से पहुंचे। बस इंतजार ये हो रहा है कि किसी तरीके से पानी का बहाव कम हो, वहां उन तक पहुंचा जाए। फिर देखा जाएगी कि
किस तरीके की कैजुअलिटी हुई है, कितना जो संपत्ति है उनको नुकसान हुआ है, ये सब चीज देखने वाली बात है जी। शिमला जी भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है, क्या उनको हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू करने की कोई गुंजाइश वहाँ पर हो सकती है, और अभी मौसम जो है वो कैसा बना हुआ है वहाँ पर? देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम अभी भी खराब है। मौसम का जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, और हेली सेवा की बात की आपने, हेली सेवा की यहाँ पे संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम है तो इस तरीके को लेकर के हेली सेवाओं को रिस्क नहीं उठाया जा रहा है। मैनुअली ही वहाँ पे जो वहाँ पे जो सहायता पहुँचा सके या वहाँ पे पहुँच सके, या उन्हें निकालने के वहाँ से जो लोग फंसे हुए उनको प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कई जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ पर लोकल प्रशासन और जितने भी संबंधित चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पूर्ति विभाग हो, खाद्य पूर्ति विभाग हो, या और भी किसी भी तरीके के जो भी संबंधित विभाग है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर के भी वहाँ पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, और जिस तरीके से जैसे भी सहायता हो वो करने के लिए तैयार है जी। धन्यवाद शिवनारायण, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। शिवनारायण हमारे साथ उत्तराखंड जुड़े हुए थे, जहाँ पर आपदा आई उसके बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है। धन्यवाद पूरा जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन पर जश्न मनाने की जगह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने केसरवाला और माल देवता इलाकों में रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण किया, जहां सहस्त्रधारा की तेज धारा से सड़कें बह गईं और घरों के साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर स्थिति की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। देहरादून की सहस्त्रधारा क्षेत्र में आई आपदा का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर आपदा से हुए भारी नुकसान का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए और प्रभावित तक हर जरूरी सुविधा समय पर पहुंचाई जाए। भारी बारिश ने उत्तराखंड में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। देहरादून समेत कई जिलों में बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे सड़कें बह गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय है। भाजपा की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार भी उत्तराखंड को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। बात करें, खासतौर से हम देहरादून की बात करते हैं, तो नुकसान काफी मात्रा में पाए गए। मुख्यमंत्री भी ग्राउंड पे उतरे हैं, क्या कैसे दिखता है? बिल्कुल क्योंकि कल रात जैसे ही ये बादल फटने की घटना सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायक गण और हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उसी उधर जो आपदा, जो जितनी भयंकर जो आपदा आ रही थी, लोगों को आगाह कर रहे थे कि अपने घरों से या तो सुरक्षित स्थानों पे आप निकल जाएं। करीब 1 बजे के करीब की माननीय जो हमारे खजानदार जी हैं विधायक यहाँ पर के, उनका फोन आया कि तुरंत आप लोग वहां से सुरक्षित स्थानों पे चले जाओ, क्योंकि वहां से ऊपर जो है वो बादल फट गया है। और अभी भी क्योंकि मैं खुद स्वयं उधर स्थिति का जायजा हमने रात को भी लिया, सुबह क्योंकि बहुत घरों में पानी भर गया था, कीचड़ भर गया था, और उसकी अभी भी देख रहे हैं। माननीय विधायक जी वहीं पे शासन प्रशासन सभी लोग जो राहत के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की आपदा ना हो। उसके लिए भी हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये लगातार बादल जो फटने की घटनाएं आ रही है, वो कहीं भी किसी भी स्थान पे कभी भी कहीं भी फट जा रहा है। इसको भी देखना पड़ेगा। जो हमारे वैज्ञानिक है उनको भी निश्चित रूप से इसमें रिसर्च करनी होगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है। कई होटल और दुकानें मलबे की चपेट में आ गई हैं। हालत का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण मौके पर पहुंचे और वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इस आपदा ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर डाला है, बल्कि क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल भी बना दिया है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहस्त्रधारा में, जहाँ पर कल रात बादल फटने की एक सूचना मिली थी और यहाँ पे जो बादल फटने से जो यहाँ पे तबाही हुई है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आप जिस देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तबाही का मंजर है और यहाँ पे जो पूरा ये बाजार हुआ करता था, यहाँ पे ऊपर से पहाड़ियों से मलबा आया और सबको तबाह कर दिया और उसको पूरे मलबे में दबा दिया। वहीं बात करें तो वहाँ पे जो जेसीबी आपको दिखाई दे रही होगी, जेसीबी अब मलबे का अंदाजा इतना लगा सकते हैं, जो जेसीबी है वो जेसीबी है उसको पूरा मलबे में दब गई है, उसको साथ में जो जेसीबी उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से रात से ही 12 बजे बताया जा रहा है कि रात 12 बजे से यहाँ पे जितना भी जो बादल फटने की घटना हुई है उसके बाद में जो यहाँ पे मंजर देखने को मिला है, लोग बाग दहशत में और यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। कई जगह ऐसे नुकसान हुआ देखने को मिल रहे हैं कि रोड टूट गई है, पूरे जो रोड है वहाँ पे पूरी रोड टूट चुकी है और रोड टूटने के साथ साथ जो लोग हैं जो उनके कटाव उनका जो नदी के उस तरफ रहते थे वहाँ पे भी लोग अभी कुछ फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ वहाँ पे पहुँचने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह उनके पास साथ में पहुँच पाने में अभी असंभव लगी है, क्योंकि अभी एक किसी से फोन पे फंसे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी ताजे ताजे निशान आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो रही है, पूरा जो इसकी जद में आ रहे हैं उनको सभी को तबाह कर रहे हैं। इस तरीके का ये जो मंजर है देखने को मिल रहा है कि यहाँ सहस्त्रधारा में पूर्व में भी कई अब बादल फटे थे तब भी नुकसान हुआ था और अभी भी अब जिले में कई जिलों में अभी जो देहरादून जिले में कई जगह ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि कई बहुत नुकसान हुआ है, कुछ लोग बहे हैं, कुछ जो मवेशी हैं वो भी बहे हैं, जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनको भी नुकसान हुआ है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सितंबर का सितम ढाने देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं अब लगातार यहाँ पे ये जो सितम है देखने को मिल रहा है। जो मौसम है वो बिल्कुल भी राहत देने की मूड में नहीं है, मौसम हमेशा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की बात करें तो जहाँ हम यहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे भी अभी बादल छाए हुए हैं और देखने वाली बात है कि ये बादल इकट्ठे होते हैं और बादल की फिर एकदम बारिश हो जाती है, क्योंकि सुबह का मौसम देखा गया तो मौसम में भी एकदम धूप दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही धूप दिखाई दी उसके तुरंत बाद थोड़े देर बाद में ही बादल सुनाई दे दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से हम सचेत रहें और शासन प्रशासन कैसे देखता है, जो जिला का प्रशासन है वो कितने मुस्तैद है और इसी को लेकर के अब सभी चीजें देखने वाली बात ये होंगी। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, गुलिस्तान टीवी, देहरादून। हरिद्वार में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित इंडियन एआई समिट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सीएम धामी इससे पहले देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में हालिया आपदा से प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे, जिसके बाद वे हरिद्वार पहुंचे। दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के चलते हरिद्वार में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मॉनिटर किया जा रहा था। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गंगा चेतावनी के निशान को पार करते हुए 93.40 मीटर पर बह रही है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी के किनारे बसे इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात भी बाधित हुआ। प्रशासनिक टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव राहत के लिए तैयार हैं। लोगों से अफवाहों से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखने की अपील की गई। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.60 मीटर है, जो खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर कम है और चेतावनी स्तर से 60 सेंटीमीटर ऊपर है। और यहाँ से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है लगभग 1,75,000 क्यूसेक डिस्चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। जो नदी के तटवर्ती और समीपवर्ती इलाके हैं उनमें चेतावनी का प्रचार प्रसार और मुनादी करा दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कहा गया है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ पूरी की जा रही हैं। देहरादून में डीआईटी कॉलेज के पास बड़ा हादसा हुआ। ग्रीन वैली पीजी की दीवार गिरने से एक छात्र बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने छात्र का शव बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पहचान कैफ पुत्र अफजाल उम्र 20 वर्ष निवासी सरावनी बाबूगढ़ हापुड़ छावनी हाल निवासी ग्रीन वैली कॉलोनी के रूप में हुई है।
नैनीताल में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। बजून गांव के तोक दुदिला में भूपाल सिंह का मकान भारी मलबे की चपेट में आ गया। हादसे में गौशाला में बंधे 2 दुधारू पशु और एक घोड़ा दब गया। गनीमत यह रही कि परिवार उस वक्त दूसरे घर में मौजूद था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम नवाजिश खालिक मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का मुआयना कर संबंधित विभागों को जांच के निर्देश दिए। पीड़ित का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व भी उन्होंने यह मकान बनाया था, लेकिन बारिश से आया मलबा उनके सपनों के आशियाने को तबाह कर गया। ग्रामीणों ने बताया कि बजून ने अधोड़ा मार्ग कटिंग के दौरान सड़क के नीचे फेंका गया मलबा ही बहकर इस आपदा का कारण बना है। देखिए, बजून में कल रात जो है स्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक गौशाला में कतिपय जो जानवर होते हैं उनके नुकसान की सूचना है। इसके अलावा और कोई जनहानि वहाँ पर वर्तमान में नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं भी वहाँ पर विज़िट किया जा रहा है अभी, और इससे पूर्व में जो है हमारी रेवेन्यू टीम वहाँ जाकर आकलन कर रही है। इसके अतिरिक्त मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को भी भेज दिया गया है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है और पीडब्ल्यूडी की टीम को भी वहाँ भेजा जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आज ही वहाँ पर कार्रवाई की जाए। एक चीज़ है कि जो ऊपर से सड़क कटान का मलबा है वो डाला गया था, वो एक कारण बन रहा है उस पूरे, और पूर्व में भी उनको शिफ्टिंग करने की बात हुई, तो उसको लेके नहीं हो पाया। देखिए, वो जो जोन है वो कंटिन्यूस लैंड स्लाइडिंग जोन है, जिसमें लगातार ऊपर पहाड़ी से भी मलबा आ रहा है और उसी की वजह से कई बार सड़क भी बंद होती है। वही मलबा है, उसी को ट्रीट करने के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन आज किया जा रहा है और बहुत जल्द उसमें ट्रीटमेंट कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो परिवार वहाँ खतरे की जद में है उनको पूर्व में ही शिफ्ट करा दिया गया था, इसी वजह से किसी भी जनहानि से हम लोग बच पाए हैं और अभी भविष्य में भी हम खतरे की संभावना को दृष्टिगत उनको शिफ्ट ही रखेंगे। अभी तो आपदा आ गई, बारिश हुई बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जितना भी मेरा ये था मकान था, पूरा दो मंजिला था ये मकान ये, और भैंसें थी, गाय थी, घोड़ा था, चारा कट मशीनें थी, और भी एक बंदूक थी मेरे पास, यहीं पर थी। मैं तो घर ही था कल रात। पूरा बहा चुका है, पूरा दब चुका है। तो यहाँ पर गांव से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर थोड़ा बहुत आए हुए हैं और बाकी आगे का खतरा बरकरार है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार होने से बार बार कट जाए, ऐसा तो है नहीं। लगातार जड़ें खाली हो रही हैं, ऊपर से काफ़ी मलबा है और नीचे को आते आते पूरी खेती बाती जो जीवन आजीविका हमारी चलती थी, केवल इसी कारोबार करके 2-4 पौधे, 2-4 पेड़, धनिया, पालक, लहसुन इत्यादि बो के हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पूरा मलबा आने से पूरा दब गया। कहीं 2 भैंसें तो शायद से मेरे ब्याने वाली भी थी, वो भी दब गई हैं। तो उसी से दूध बेच के अपना स्वरोजगार। अब देखिए, खाने का भी ऐसी है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, खेती बाड़ी रही नहीं है, टोटल दब गई है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन खराब मौसम ने यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले ही दिन घना कोहरा छाए रहने के कारण हेली सेवा संचालित नहीं हो सकी और करीब 500 यात्रियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। गौरीकुंड से केदार घाटी तक कोहरे का असर पूरे दिन बना रहा, जिससे यात्री देर शाम तक मौसम के सुधरने का इंतजार करते रहे। कंपनियों ने हेली सेवा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन त्रियुगनी ग्रानारायण स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सतर्कता और बीते हादसों को देखते हुए उड़ान पर रोक लगा दी गई। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सत्संग संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने संस्था के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योगदान आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सहायता कार्यों में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का आगे आना उत्तराखंड की सेवा भावना और संवेदनशील संस्कृति का प्रतीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के सुल्तानपुर आलमपुर स्थित आरा मशीनों के रीलोकेशन को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि 22 सितंबर तक ऐसी सभी आरा मशीनों की सूची पेश की जाए जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर संचालित हो रही हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रिहायशी इलाके में आरा मशीनों के संचालन से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता रजनी शर्मा ने मांग की है कि उनकी आरा मशीन को रीलोकेट करने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। जो हमने याचिका डाल रखी थी कोर्ट में वो इस चीज़ को लेकर थी कि हमें अपना रीलोकेशन चाहिए थी आरा मशीन की, क्योंकि प्रेजेंटली जहाँ पे आरा मशीन थी वहाँ पे थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा आसपास बन गया था, रात को काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने रीलोकेशन मांगी थी। हमारी आरा मशीन 1989 से चलती हुई आ रही है, तो ये कोई फ्रेश लाइसेंस इशू नहीं उसमें था, वो हम हर साल हमारा लाइसेंस रीन्यू होते हुए आया था, कोई दिक्कत नहीं। हमने एप्लीकेशन डाली थी कि जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पे आरा मशीन मतलब काम करना अलाउड है, मतलब स्पेसिफिक एरियाज कोर्ट ने हमारे दे रखे हैं एक जजमेंट में कि यहाँ पे आरा मशीन ऑपरेट कर सकती है, तो उसमें म्यूनिसिपल एरिया भी आ रखे हैं। तो उसमें म्यूनिसिपल एरिया था सुल्तानपुर आलमपुर, तो उस पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो बट हमने जब एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ऑन द ग्राउंड कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बहुत पास है। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उससे हम सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज के बाद ही बना सकते हैं आरा मशीन, बट जो म्यूनिसिपल एरिया जहाँ पे जो चल रहा है वो 10 किलोमीटर्स के अंडर रेंज में आ रहा था कि कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते करते काफ़ी आरा मशीन वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट करते हुए आई है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, तो कोर्ट ने आज हमने मेंशन करे थे यही मैटर ना कि ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग आरा मशीन का वो लाइसेंस है, हम कोई फ्रेश लाइसेंस नहीं मांग रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रीलोकेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। फिर हमारे मुख्य न्यायाधीश का हमारा जो ऑब्जेक्शन था कि विद इन 10 किलोमीटर्स का अगर रेंज है तो ये बाकी आरा मशीन कौन कौन सी ऑपरेट कर रही है, तो उन्होंने हमारे सरकार को उसमें बोला था, जो प्रिंसिपल जो बाकी सारी चीफ और जो DFO वगैरह को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उनको बोला था कि आप लोग हमें एक लिस्ट दे के आइए कि इसमें कौन कौन विद इन 10 किलोमीटर इसमें काम कर रही है आरा मशीन। तो ये अभी 22 तारीख लगी है, तो उसमें कुछ आदेश पारित करेंगे हमारे न्यायाधीश। अभी उन्होंने यही बोलकर हमने जब रिलोकेशन मांगा तभी न्यायाधीश के उनके संज्ञान में आया कि ऐसा कुछ मामला चल रहा है कि विद इन 10 किलोमीटर में बाकी सबको कैसे मिल गया, कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जब है ये लॉ निकला हुआ है उस चीज़ को लेके कि 10 किलोमीटर के बाद ही करना है, तो विद इन 10 किलोमीटर्स कैसे हो सकता है। तो उसी को चीज़ को उन्होंने जो भी विद इन 10 किलोमीटर है उसकी उन्होंने पूरी लिस्ट मंगाई है। अभी पूरे प्रदेश भर के लिए होगा ये। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे जिनमें महिलाओं और किशोरियों की जांच की जाएगी। अनीमिया, टीबी, मुख और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही प्रसव पूर्व परामर्श, मासिक धर्म, स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। शुभारंभ बागेश्वर जिला अस्पताल और कपकोट गरुड़ कांडा के CHC में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रचार प्रसार के लिए ब्राउजर और जिंगल्स चलाने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इनका ऐसा विजन है कि जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचे। इसके लिए इन्होंने एक सेवा पर्व करके एक पखवाड़े का आयोजन करवाया है। इस सेवा पखवाड़े का जो मकसद है, सेवा पखवाड़े का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो ये है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसके तहत ये पखवाड़ा चलेगा। इसमें क्या होगा कि हमारे जो जनपद है उसमें जो जिला चिकित्सालय है, जो CHC हैं हमारी बैजनाथ और कपकोट और कांडा, इन जगहों पे हमारे वृहद कैंप होंगे। इन कैंप्स के तहत जो है वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि वृहद कैंप में दी जाती हैं, जैसे कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट मिलेगा और हर तरह की जांच होगी, हीमोग्लोबिन की जांच होगी और शुगर की जांच होगी, और भी जो भी और कैंसर संबंधी जो भी ओरल कैंसर है या एक वेजाइनल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, सभी की जांच इन कैंपों के तहत होगी और मरीज को स्क्रीनिंग में जैसा पाया जाएगा वैसा उचित उपचार उसको अगर वहाँ संभव होगा तो दे दिया जाएगा, अन्यथा उसको बताया जाएगा कि किस जगह पे कौन सा उपचार वो कराए। ये इस पखवाड़े का उद्देश्य है। ये साले या CHCs पे ही नहीं होगा, यह हमारे आम सेंटर्स पे भी होगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे भी होंगे और PSCs पे भी होंगे। तो कुल मिलाकर के जन जन तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नारियों को जागरूकता, सशक्त परिवार के लिए जो अभियान है उसके लिए जागरूकता, उसके लिए सेवा प्रदान करना, यही इस पखवाड़े का उद्देश्य है।
सर क्योंकि अब कल ही का दिन रह गया शेष, तो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमने जहाँ तक आईईसी है, हमने गांव-गांव तक प्रचार करा दिए हैं। अपनी सारी सीएचओ से जो वहाँ के लोग हैं, उनके ग्राम प्रधानों के सबके नंबर ले लिए हैं, मोबाइल नंबर ले लिए हैं, और उनको मोबाइल से कांटेक्ट किया जा रहा है। जगह जगह हमारी प्रचार सामग्री लग रही है, बट रही है, होर्डिंग्स लग रहे हैं, तो प्रचार इसका किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर में आएँ। और इस उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।